कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों ज्यादा बातें नहीं करते हैं और अपनी पिछली वीडियो में हम तुगलक वंश को पढ़ रहे थे। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक रहता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो पहला शासक था जिसे संस्थापक के रूप में जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जब मृत्यु हो जाती है तो गयासुद्दीन तुगलक का जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों वास्तविक नाम उसका जौना खां ही था, लेकिन जब वो शासक बनता है तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ शासक बनता है। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने दोस्तों पहले भी आपको बताया था कि है ऐसा बादशाह है जिसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद हंसी आएगी कि जरूरत से ज्यादा यह काम करता था। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से लेकर 1351 तक शासन करता है। कितने वर्षों तक? 26 वर्षों तक। जब वर्षों को आप याद करेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा एक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आखिर कितने लंबे समय तक शासन किया है। और जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि इनके कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए तो आसानी से आप इस तरीके से फिर व्यवस्थित कर पाएंगे। जो महत्वपूर्ण शासक है उनका आप क्रम जरूर याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था वह था दोस्तों जौना खां, या फिर इसका अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा जूना खां। जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके कार्यों के लिए दोस्तों इतिहासकारों के द्वारा उसे ऐसी उपाधि दी गई है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है दोस्तों, इसके शासनकाल में 1334 में, कब दोस्तों? 1334 में मोरक्को को यात्री था एक इब्न बतूता। मोरक्को को यात्री मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। और इसके द्वारा एक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा गया है जिसे कहते हैं दोस्तों रिहला। रिहला पुस्तक लिखी है इसने, या इसे सफरनामा भी कहा जाता है। सफरनामा भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में ज्यादातर रिहला ही देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया था? तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। कब आया था? 1334 में आया था। और एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता रहा? तो करीब करीब 8 वर्षों तक वह रहा था। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक। 8 वर्षों तक यह रहा। और इन 8 वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था। क्या बना दिया था दोस्तों? दिल्ली का काजी। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का काजी कौन था? कौन था दोस्तों? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था और 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। अगली बात दोस्तों, 1337 से लेकर 1340 तक दिल्ली की बजाय मोहम्मद बिन तुगलक रहता है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी जो है दोस्तों कन्नौज के पास में है। कन्नौज के पास में एक स्थान को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। क्यों? इन 3 वर्षों में दिल्ली को छोड़कर मोहम्मद बिन तुगलक को एक दूसरी जगह पर रहना पड़ा था। तो उस टाइम पे दोस्तों दिल्ली में और अन्य भी बहुत सारे देशों में प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी और दिल्ली की हवा जो थी इतनी दूषित हो चुकी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक और अपनी राज दरबार को लेकर कहां चला जाता है दोस्तों? कन्नौज के पास में स्वर्ण नगरी करीब करीब 3 वर्ष समय बिताता है। इसके बाद में इसने एक दोस्तों विभाग की स्थापना की थी जिसे कहते हैं दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। यह दोस्तों वास्तव में एक कृषि विभाग था। कृषि विभाग वास्तव में यह एक कृषि विभाग था जिसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान-ए-कोही जो कि एक कृषि विभाग था। और इसका जो हेड होता था उसे कहा जाता था दोस्तों अमीर-ए-कोही, यानी कि जो इसका अध्यक्ष होता था उसे अमीर-ए-कोही कहा जाता था।
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षण व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हुए थे। वह दोस्तों वास्तविक अगर कहा जाए तो पूरी ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा ज्ञानीय शासक जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। हालांकि इसने कुछ इस समय पर कार्य किए, या फिर कह सकते हैं कि इसकी किस्मत कुछ ऐसी थी वो कार्य सफल नहीं हो सके, लेकिन वास्तव में इसके कार्य जो थे बहुत अच्छे कार्य थे, जो कि आप आगे देखने वाले हैं। सती प्रथा पर रोक लगाई। अब बताइए कि उस टाइम पर सती प्रथा पर कोई शासक अगर रोक लगा रहा है तो क्या बात है, अच्छी बात है या गलत बात है? तो वास्तविक यह है अच्छी बात है। तो यह दोस्तों काफी ज्ञानी शासक था, लेकिन इसके कार्यों के लिए इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। अब आगे दोस्तों, प्रथम सुल्तान जिसने उत्तर दक्षिण भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया। क्या दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और खासकर यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस मेंस में पूछा जा सकता है आपसे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एकीकरण किया वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अब दोस्तों देखते हैं इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, या फिर कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण कार्यों को जो सफल ना हो सके, लेकिन दोस्तों वास्तविक में यह दोस्तों अच्छे कार्य थे। पहला इसके द्वारा किया जाता है दोस्तों कर वृद्धि। क्या किया जाता है? कर वृद्धि क्या जाते हैं, गंगा एवं यमुना का जो बीच का दोआब है वह दोस्तों उपजाऊ था। अब जब अकाल पड़ा था, अकाल दोस्तों कब पड़ा था? तो अकाल 3740 के बीच जो है स्वर्ण नगरी रहने गया था। तब 3740 के बीच एक तरह से कि यूपी में और दिल्ली के जो आसपास क्षेत्र का दोआब है वहां पर दोस्तों अकाल पड़ा हुआ था। उसी अकाल के टाइम पे इसने कर में वृद्धि कर दी। हालांकि उस टाइम पे कृषि व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं थी, फिर भी उस क्षेत्र में जो थी उपज अच्छी थी। अकाल के टाइम पे कर में वृद्धि करता है, और जो भड़काऊ भीड़ ने कर देने से मना कर दिया। यह दोस्तों एक इसका पहला विफल काम मान सकते हैं कि दोआब में इसके द्वारा कर वृद्धि की गई थी। दूसरा इस तरह के जो मूर्खतापूर्ण कार्य किया गया वह किया गया दोस्तों राजधानी या परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कैसे? आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हुआ क्या था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में इसकी राजधानी थी, और दिल्ली सल्तनत का मौसम, दिल्ली का जो मौसम है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि पूरे वर्ष भर एक समान नहीं रहता है। इसलिए इन्हें दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जाता है, जिससे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ा जा सके, और इस पर जो आक्रमण होते हैं, जो क्षेत्रीय राजवंश उभर रहे थे वो ना उभर सके। लेकिन दोस्तों यह भी इसका जो राजधानी परिवर्तन है यह भी विफल रहता है, और यह भी सफल नहीं होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? तो दोस्तों दौलताबाद या फिर देवगिरी राजधानी किसने परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कब की थी? तो 1327 में की थी। इसके बाद में इसके द्वारा जो अगला काम किया गया वह किया गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कैसे? पहले समझते हैं सांकेतिक मुद्रा होती क्या है। कि सांकेतिक मुद्रा जो वर्तमान में हमारे यहाँ चलन में जो मुद्राएं हैं वे सभी सांकेतिक मुद्रा हैं, लेकिन उस टाइम पे सोने और चांदी की मुद्राएं चलती थी, जिनका जो मूल्य होता था वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा होता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन इसलिए किया ताकि वह सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को एकत्रित कर सके, इसलिए इसने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया। लेकिन दोस्तों सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे की मुद्रा चलाई, और तांबा लोगों के घरों में भरा धरा था, और जैसे ही इसने सांकेतिक मुद्राएं चलाई और लोगों ने रात भर जाकर सांकेतिक मुद्राओं को बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने घरों को भर लिया सांकेतिक मुद्राओं से, और जाली बहुत सी मुद्राएं बन गई। इसलिए शासक को खुद सरकारी खजाने से उन सांकेतिक मुद्राओं के बदले अपना खजाना देना पड़ा, जिससे एक बहुत बड़ा राजकोष खाली हो चुका था। यह भी एक इसका कह सकते हैं कि विफल कार्य रहा। इसलिए इतिहासकारों के द्वारा इसे दिल्ली सल्तनत का मुद्रा शास्त्रीय कहा जाता है। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का मुद्रा शास्त्रीय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं खुरासान अभियान। खुरासान अभियान भी दोस्तों एक इसका असफल अभियान रहा है। क्यों रहा है? कि खुरासान मध्य एशिया में एक जगह है। खुरासान में उस समय जब दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, एक अव्यवस्था फैली हुई थी। अव्यवस्था यानी कि आंतरिक विद्रोह हो रहे थे। तभी मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा इसी आंतरिक विद्रोह में हम खुरासान पर आक्रमण करते हैं और उसको जीत लेते हैं। इसने
सैनिकों को एकत्रित किया, सैनिकों बहुत सारे सैनिकों को एकत्रित किया और एक वर्ष ज्यादा का उन्हें कह सकते हैं कि पैसा दिया और उन्हें तैयार किया। जैसे ही है सैनिक तैयार होते हैं, होता क्या है कि खुरासान में जो अव्यवस्था फैली हुई थी वो फिर से बहाल हो जाती है और शासन व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलने लगती है। फिर इसका यह भी जो था खुरासान अभियान असफल हो जाता है। इसके बाद में इसने कराचिल अभियान शुरू किया। कराचिल की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में ही एक पहाड़ी इलाके में, भारत के उत्तर हिमालयों की पर्वत श्रेणी में एक जगह थी कराचिल, जहां पे दोस्तों एक आंतरिक विद्रोह हो रहे थे और राजा को जो शासन है उसको मानने से लोग इनकार कर रहे थे। उसने खुरासान पर आक्रमण किया। हालांकि जो सेना थी मोहम्मद बिन तुगलक की वो पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी यह जबरदस्ती सेना को ले जाता है। होता क्या है, अंततः है जीत तो जाता है, लेकिन दोस्तों सेना की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी कि पहाड़ी इलाकों में उनसे जो कराचिल के जो सैनिक थे उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल था। और यह भी जो इसका अभियान है अंततः कहा जाता है कि यह भी असफल हो जाता है और अंततः 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। और 1351 में इसकी मृत्यु के बाद ही इसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक बनता है। ये रही दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को, ताकि हम इनको चीजों को याद कर सके। क्योंकि दोस्तों नोट्स में लिखे से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में जब तक आपको याद नहीं होगा आपने लिखा हुआ कोई काम का नहीं है। चलिए दोबारा से देखते हैं और इसे याद करने की कोशिश करते हैं। कब से दोस्तों 1326 से लेके 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता है, करीब 26 वर्षों तक। अब यही क्यों जरूरी है, जब आपकी कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए कहा जाएगा तो आप आसानी से फिर कर पाएंगे। इसके बाद में इसका जो मूल नाम था वह था जौना खां या जूना खां, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसके शासनकाल में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था वह भारत में आता है और इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत रहा है उसे हम रेहला या फिर सफरनामा के नाम से जानते हैं। 8 वर्षों तक दिल्ली में रहा और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया। इसके बाद में 1334 में इब्न बतूता आया था और 37 से 40 के बीच जब दिल्ली में प्लेग फैला हुआ था तब 3 वर्षों तक स्वर्ण नगरी में रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही एक विभाग बनाया जो कि कृषि विभाग था। इसका प्रमुख होता है अमीर एको ही और सती प्रथा का पर रोक लगाई दिल्ली सल्तनत का है पहला शासक था। प्रथम सुल्तान जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एकीकरण किया वह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसके द्वारा किए गए कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य जैसे कि कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, 1327 में दिल्ली से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा चलाना, एक खुरासान का अभियान, कराचिल अभियान और 1351 में अंततः इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको मैंने जो कुछ पढ़ाया है पसंद आया होगा। मेरा मकसद दोस्तों यही रहता है कि आपको कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाएं ताकि आपकी नोट्स छोटी बने लेकिन चीजें आपकी पूरी हो और उनको आप एग्जाम के टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकें। क्योंकि चीजों को दोस्तों आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।